जय हिंद। कैसे हो आप दोस्तों? आपको बता दूं कि जो हमारा एनसीईआरटी साइंस का जो सीरीज चल रहा था, एनसीईआरटी साइंस सीरीज के अंतर्गत आज जो है आपका क्लास 7 शुरू हो गया। यानी कि क्लास 6 जो है आपका ओवरऑल पूरी तरह से समाप्त हो गया है साइंस के अंतर्गत। और अभी तक भी आपने नहीं देखा है तब आप देखना शुरू कर दो, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, डेली आपको एक एक नए नए चैप्टर के साथ एक एक क्लास ख़त्म करने वाला हूँ। क्लास 6 हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, क्लास 7 आज से आपका शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि क्लास 7 के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और ये जो बुक है ये कौन सी पब्लिकेशन यानी कि किस एडिशन का है। तो यह जो बुक है 2023-24 का है, यानी कि न्यू एनसीईआरटी है। इस न्यू एनसीईआरटी के साथ साथ हम आपको ओल्ड एनसीईआरटी जो 2020-21 वाली है यह भी कराएंगे। 2020-21 और 2023-24 के एडिशन में 2-3 चैप्टर कम और ज़्यादा है, यानी कि 2023 के अंतर्गत चैप्टर कम है, 2020-21 वाले में चैप्टर ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम 2023-24 के चैप्टर को कवर करेंगे। उसके बाद हम 21-22 में जो बचे हुए चैप्टर रहेंगे उसको कवर करेंगे। आपको मैं पहले बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं, वह विषय वस्तु आपको देखना ज़रूरी है। तो यह है आपका विषय सूची। इस विषय सूची के अंतर्गत आप पढ़ेंगे चैप्टर 1 से लेकर के, ये 2023-24 के एडिशन है। कौन सी एनसीईआरटी है? न्यू एनसीईआरटी है। और इस न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? तो पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, ऊष्मा, अम्ल, क्षार और लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जीवों में श्वसन, जंतुओं और पादपों में परिवहन, पादप में जनन, गति एवं समय, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। चैप्टर अध्याय 11 है प्रकाश। फिर 12 नंबर में है वन हमारी जीवन रेखा और 13 है अपशिष्ट जल की कहानी। लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है 2020-21, इसके अंतर्गत कुल 18 चैप्टर दिया गया है। कुल 18 चैप्टर, यानी कि इससे ज़्यादा 5 चैप्टर और है। तो ये 5 चैप्टर भी हम आपको 2020-21 के एडिशन से कराएंगे, जैसा मैं अभी क्लास 6 के अंतर्गत किया था। क्लास 6 के अंतर्गत भी कुल ऐसे ही 12-13 चैप्टर ही न्यू वाला में था। लेकिन जब हमने देखा 2020-21 वाला, उसमें 16 चैप्टर था। तो मैं क्या किया कि जो न्यू वाला एनसीईआरटी जैसे ही समाप्त हुआ, बचे हुए चैप्टर का भी मैं क्या किया, आपको वो कराना शुरू कर दिया है। तो आज से हमारा चैप्टर कौन सा शुरू हो रहा है, जल्दी से बोलिए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी। कौन सी? एनसीईआरटी क्लास 7 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? 1 पढ़ेंगे। तो आप तैयार हैं? और बार बार मैं कह रहा हूं कि कैसे पढ़ना है आपको एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपके पास पेन और कॉपी ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिले वो आप नोट कर सको। साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ इस एनसीईआरटी के अंतर्गत कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको मैं आपको समझाते जाता हूँ, ताकि दोबारा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो तैयार रहिए। और इसी तैयारी के साथ हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1। वह क्या है? पादपों में पोषण। तो तैयार हो गए सब? अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब कंसंट्रेशन के साथ आप चैप्टर पे ध्यान दोगे, मेरे बातों पे ध्यान दोगे। जितना दिखेगा उतना ही सही, लेकिन जितना बोलेंगे उतना पूरा ध्यान से सुनना है। तो आइए जानते हैं हम पादपों में पोषण। पादपों में पोषण के अंतर्गत कह चुका है कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें हम पोषक कहते हैं। अगर आपने कक्षा 6 नहीं पढ़ा है तब फिर आगे आने वाले सभी चैप्टर में थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कक्षा 6 का ही समराइजेशन जो है कक्षा 7 में आपको ऐड करेगा और उसके आगे फिर और ले जाएगा। क्योंकि कक्षा 6 के अंतर्गत भी हमने भोजन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर पादप और जंतु दोनों को एक साथ पढ़े थे। लेकिन कक्षा 7 में आते ही पादप और जंतु दोनों का अलग अलग 2 चैप्टर बना दिया गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर शुरुआत करो तो 0 से करो और नहीं तो नहीं करो। 0 से शुरुआत करोगे तभी ज्वाइनिंग तक आप जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे।
तो सबसे पहले काम आपको यही करना है कि अगर कक्षा 6 की चैप्टर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जा कर के आप पौधों की पोषण को आप ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखो, ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं आगे। तो हमने क्या जाना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप या पौधा स्वयं के लिए भोजन बना सकता है, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादप अथवा पादप आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादों पर निर्भर करते हैं। ये पॉइंट आप जानते होंगे, याद रखना है कि पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन पौधों के अलावा अन्य सभी प्राणी जो मानव सहित ये सभी क्या करता है, तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, पादप पर ही आश्रित होता है। कह रहा है कि बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। पॉइंट कह रहा है 1.1 कि पौधों में पोषण विधि। कह रहा है कि केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पादप जो है अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, सहायता लेता है, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज का। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते क्या है, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कह रहा है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। तो ये स्वपोषण पर पोषण आप पहले से जानते होंगे। जो सजीव भोजन ग्रहण करने के लिए जिस भी विधि का प्रयोग करता है वो पोषण कहलाता है, और जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है या संश्लेषित करता है स्वपोषण कहलाता है। अतः क्या कह रहा है कि अतः ऐसे पादपों को हम स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। क्या कह रहा है, जंतु और अधिकतर अन्य जीव जो अपना भोजन पादपों द्वारा ग्रहण करता है या संश्लेषित करता है उसे हम विषमपोषी कहते हैं। अब पहेली जानना चाह रही है कि पादपों की तरह हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते। उसके लिए हम पढ़ेंगे किसमें, तो चैप्टर 2 के अंतर्गत जंतुओं में पोषण के अंतर्गत। अब हमारा पॉइंट है 1.2 प्रकाश संश्लेषण। कहता है कि पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम कैसे होता है। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है। याद रखना है कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कौन, तो पत्तियां। जैसे कोशिका का जो होता है खाद्य फैक्ट्री, या फिर कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे उसको, किचन किसको कहा जाता है आप बताएंगे। कोशिकाओं में किचन, रसोई घर जो है, पावर हाउस किसको कहा जाता है आप कमेंट में बताइए, ठीक है। और एक ये भी बताना है कि कोशिकाओं का प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। कोशिकाओं का प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है ये भी बताना है। हाँ, तो हम किसका बात कर रहे थे कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्या, मिट्टी में उपस्थित जो जल और खनिज जड़ जो है, खनिज लवण जो होते हैं जड़ यानी कि मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँच जाते हैं। बात समझ गए। उसके बाद कहता है कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते। याद रखना है कि पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है, तो सूक्ष्म रंध्र द्वारा, स्टोमाटा द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में जाता है। अब यहाँ देखिए कोशिकाओं के बारे में कुछ समझाया है। तो कह रहा है कि आपने देखा है कि इमारतें ईंट से बनती, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं।
कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा रहता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये कोशिका का चित्र है, आप देख सकते हो। ये बाहर जो रचना है कोशिका झिल्ली है। ये जो बीच में देख रहे हो दो दाने दाने वो कोशिका द्रव्य है, और ये जो गोल देख रहे हो वो केंद्रक है। तो कोशिका के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर ज़्यादा डिस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ से समझना है कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिका द्वारा, ध्यान रखना है, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो रंध्र होता है जो द्वार कोशिका द्वारा घिरा होता है, ये याद रखना है। रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरा होता है जिसे हम रंध्र कहते हैं। कह रहा है कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट अब आपको याद रखते चलना है। अगर नहीं याद रखोगे, नहीं, अब यहाँ से जब भी आप दिमाग को इधर उधर ले जाओगे, यहाँ पर आपके मेन पॉइंट छूटेंगे, और यहाँ के मेन पॉइंट छूटने के कारण आगे आप और भी परेशान होगे जब 8, 9, 10 क्लास की साइंस पढ़ोगे तो। इसलिए अब क्या करना है, बी केयरफुल, एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना है आपको। हाँ, तो आइए हम किसका बात कर रहे थे कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। बात समझ गए? मैं जहाँ पर टिक मार दूँ, समझना कि मैं वहीं का पॉइंट कहीं ना कहीं पढ़ रहा हूँ जो हाईलाइटेड सारे किए हुए हैं। हाँ, तो हम किसका बात कर रहे थे कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। जड़, तना, शाखा, पत्ती तक फैली होती है। पोषक को पत्ते तक पहुँचने के लिए वाहिकाएं जो है एक मार्ग बनाता है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे, यानी कि परिवहन कैसे होता है इसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत करें कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़रूरत है, आप भली भांति जानते हैं। तो आप क्या समझे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है? तो सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, और एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। कह रहा है कि अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। जो सौर ऊर्जा पत्ती से संग्रहित होता है वो पत्ती बाद में पौधों के लिए वो सौर ऊर्जा बाद में पौधों के लिए क्या बन जाता है? खाद्य, यानी कि भोजन बन जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सूर्य है। अब कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। क्या ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण न होने की उपस्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण है तो आप हैं, वो नहीं है तो आप भी नहीं हैं। क्रय प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। पॉइंट क्या याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट, ये ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से, जल से संश्लेषण करता है। और कौन करता है, तो पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण से समझाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है तो उसमें फिर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलता है, तब जाके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। यानी कि आप प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला देखे होंगे, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की जगह ग्लूकोज लिखा होता है। ठीक है, तो हम सबको अब तक याद होगा कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन होता है, लेकिन आप ध्यान दें यहाँ पर ग्लूकोज की जगह कार्बोहाइड्रेट लिख रखा है। तो ये आपको रासायनिक समीकरण इसका याद रखना है। कह रहा है कि इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, मतलब बाहर आता है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों के मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जब सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल से अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वायु में निर्मुक्त यानी कि बाहर आ जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड के रूप में जमा हो जाता है। अब यहाँ पर ये सारी जो है क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र दिया गया है। इस काट चित्र के अंतर्गत आप देख सकते हो ये पत्ता है, ये पत्ती की काट है जिसमें द्वार कोशिकाएं हैं, रंध्र है, ऊपर में ये सभी क्लोरोफिल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो है द्वार कोशिकाएं, उसी का यहाँ पर ये भाग दिखाया हुआ है और रंध्र द्वार है। कहता है कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। यानी कि जिस पत्ती में स्टार्च मौजूद है उस पत्ती और उस पादप में क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना है। अब ये प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए चित्र दिया गया है कि ये सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा आया पत्तियों पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद है, नीचे ये जल जो दिख रहा है, जल से जमीन मिट्टी से खनिज और जल ऊपर की ओर जा रहा है। बात समझ रहे हैं? एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना होगा, पढ़ना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। अब यहाँ पर बूझों के दिमाग में है कि पत्तियों की पादपों की गहरी लाल, बैगनी तथा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखो यहाँ पर जो है मैंने हाईलाइट किया, पीडीएफ तो डार्क कलर से हाईलाइट हो गया, इस कारण से हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, हम पढ़ दे रहे हैं कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तना एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। यहाँ पर यह याद रखना है कि मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय मतलब जल के बर्बाद होने को रोकने के लिए पत्ती जो है शुल्क अथवा शूल, जो कांटा होता है ना, राजस्थानी पौधों में देखे होगे कांटा, नागफनी वगैरह में, उसमें परिवर्तित हो जाता है और उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। और शुल्क, शूल, ये सभी के बारे में हमने क्लास 6 के भी चैप्टर में पढ़े हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। आइए, तो ये समझ गए। अब आते हैं क्रियाकलाप 1, जो कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर देखें तो कह रहा है जो यहाँ पर जो ये प्रयोग किया गया है ना, उसमें आयोडीन परीक्षण किया गया है, ये याद रखना है। जो प्रकाश संश्लेषण और पत्तों के रंग की जानकारी करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई कि देखिए, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए, एक को अंधकार में 72 घंटे के लिए रखें, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखें। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कक्षा 6 आपको पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? बस यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि पादपों के लिए हम कौन सी परीक्षण कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग करने के लिए आयोडीन परीक्षण, यही आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है इस पॉइंट से। अब कह रहा है कि हरी पत्तियों में के अतिरिक्त
अन्य वर्ण यानी कि रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होते हैं, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि लाल, भूरा और अन्य कोई भी रंग जो होता के पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। कहता है आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अबपंखी काई, जो देखे होंगे चिकना चिकना रहता है, देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पॉइंट याद रखना है कि शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बात समझ रहे? ये सभी जो है विभिन्न प्रकार के रंग हैं, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरा रंग इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि ये इसकी कलर इतनी मजबूत होती है कि हरा रंग को ढक देता है। ठीक है, और शैवाल के बारे में हमने जाना है कि शैवाल भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। अब हम पढ़ेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जब अभिक्रिया कराते हैं प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल से, तब हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिल रहा था। लेकिन अब हम कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या पाएंगे जो देखना है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों में के संश्लेषण में होता है। इनका उपयोग कहाँ? तो खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। क्या कह रहा है? परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। क्या कह रहा है कि प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। अब देखते हैं, आप समझ गए कि नाइट्रोजन कहाँ से आता है। कह रहा है कि पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होते, इसके बारे में जानना है। तो याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कितना पर पाया जाता है? पीछे बताए थे क्लास 6 के अंतर्गत, तो लगभग 71%। ठीक है, तो कह रहा है कि याद कीजिए वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेयी पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पत्ती से नहीं, वायुमंडल से नहीं, बल्कि वो जड़ से यानी कि मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करता है। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके बाद पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करता है। बात समझ गए? क्या कह रहा है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैसीय रूप में पाया जाता है लगभग 71-72%, उसको डायरेक्ट पौधों को बेनिफिट नहीं होता। वो कहाँ से नाइट्रोजन लेगा? तो पादप के जड़ मिट्टी में जो पाए जाने वाले कुछ जीवाणु होते हैं वो मिट्टी को तोड़ करके जब नाइट्रोजन मुक्त करता है, वही मुक्त नाइट्रोजन मिट्टी से ही पादपों द्वारा जल के माध्यम से अवशोषित हो जाता है। और ये नाइट्रोजन जो है उसको किस रूप में? तो अलग अलग प्रोटीन और वसा के रूप में संश्लेषित हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि पादपों में पोषण की अन्य विधि। पादपों में पोषण की अन्य विधि, चलिए इसको हम बड़ा करके पढ़ते हैं। तो पादपों में पोषण की अन्य विधि में कहता है कि कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर
निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। और अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या वो अपना भोजन नहीं करेगा, जीवन यापन नहीं करेगा, लेकिन वो स्वपोषी न होकर के विषमपोषी का प्रयोग करेगा। तो यही यहाँ पर चित्र 1.2 में ये जो दे रहा है, परपोषी पादप पर अमरबेल, ये अमरबेल का जो लत्ता आप पीला पीला देख रहे हैं वो। तो कह रहा है कि क्या आपको एक वृक्ष के तने तथा शाखाओं से लिपटी रस्सीनों में पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अमरबेल के पादप में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित, मतलब ये उस पर वो लगे होते हैं, जिस पर ये आरोहित होते हुआ पादप परपोषी कहलाता। मतलब ये ध्यान रखना है कि परपोषी वो हो गया जिस पर ये आरोहित होता है। मतलब जैसे आम का पेड़ पर है तो आम क्या है, परपोषी है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते अतः इन्हें परजीवी कहते। अब यहाँ ध्यान रखना है परपोषी और परजीवी। परपोषी वो है जो आपको पोषण दे रहा हो और परजीवी वो है जो इस पर आप जीवित हो। तो परपोषी के रूप में इस पेड़ के अंतर्गत देखो, इस पेड़ के अंतर्गत जो है ये बड़ा वाला जो पेड़ आपको दिख रहा है ये परपोषी है, जबकि ये पीली पीली जो लत्तर दिख रही है ये परजीवी है। परपोषी का मतलब जो किसी को पोष रहा हो, पाल रहा हो। परजीवी का मतलब जो किसी के भरोसे जी रहा हो वो परजीवी कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहेली का सवाल है कि पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जू एवं जोक जैसे जीव भी परजीवी हैं? तो हाँ, ये सभी जीव भी जो है परजीवी के ही घटक में आते हैं। चित्र 1.6 के बारे में यहाँ पर आपको देखने बोल रहा है, घट पड़ने जिसे पिचर प्लांट कहते हैं में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो कह रहा है कि क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते तथा उन्हें पचा सकते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है, मतलब हास्यास्पद नहीं है, लेकिन ऐसा पौधा हो सकता है। कह रहा है इसके घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। सवाल पूछा हुआ है कि घटपर्णी का घट जैसा यानी घड़ा जैसा बना हुआ भाग क्या है? तो वो पत्ती है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े ढक्कन का बना होता है, घड़े का ढक्कन बना होता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकेले रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप और सेंट्रियो कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। यानी कि अब आपको कीटभक्षी पादप कौन कौन से याद रखना है? एक घटपर्णी, दूसरा वीनस फ्लाईट्रैप और तीसरा सेंट्रियो। ये तीन ऐसे हैं जो कीटभक्षी पादप है और इससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। अब बूझो भ्रमित है कि यदि घटपर्णी हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? मतलब वो प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी वे सभी पोषक मिल पाते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है? तो नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षण करता है। अब हम पढ़ेंगे मृतजीवी। तो मृतजीवी के बारे में कह रहा है कि आपने बाजार में छत्रक यानी कि मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब बूझो के फिर से दिमाग में आया कुछ सवाल। तो कह रहा है कि बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। ये बूझो का सवाल है, लेकिन बूझो सवाल में ही जवाब देता है कि कुछ ऐसे पादप हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। जैसे ये छत्रक की यहाँ पर बात हो रहा था मशरूम का,
तो बूझो के सवाल और जवाब दोनों एक ही है कि ये जो छत्रक है, मशरूम है, ये हरे पादपों के समान नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। आगे चलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। अब है क्रियाकलाप 1.2 जिसमें डबल रोटी के बारे में बात किया गया है। डबल रोटी को नम और उष्ण स्थान पर रखने पर क्या होता है, उसमें थोड़ी बहुत मतलब रुई के समान जो है वो क्या होते हैं, धब्बा जैसा हो जाता है, काला काला कुछ धब्बा दिखाई देने लगता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है, ये आप देख सकते हो। तो इसमें आप जानेंगे कि यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। जो छोटे छोटे हरे हरे रूप में हो जाते हैं उसे हम कवक या फंजाई कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। मतलब यहाँ से आपको ये जानना है कि कवक या फंजाई जो है ये मृत और विघटनकारी मतलब सड़ने वाली वस्तुओं के सतह पर पाया जाता है। कवक कहाँ पर, मरे हुए और सड़ने वाली वस्तुओं के सतह पर कोई पाचक रस के स्राव से ये बनता है। फिर कहता है कि इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत तथा विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाता है। यानी कि मृतजीवी पोषण या मृतजीवी क्या है, तो मरे हुए और सड़े गले जैविक पदार्थों से जो अपना पोषण प्राप्त करता है उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। करे कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों में उगते। कवक कहाँ उगेगा, तो अचार, चमड़ा, कपड़ा ये सभी में। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण। तो आपको याद रखना है कि कवक कहाँ पर उगता है, तो नम मतलब थोड़ा सा शुष्क और उष्ण थोड़ा गर्म। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अधिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। यानी कि कवक सबसे ज़्यादा कब, तो वर्षा ऋतु में। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाते हैं। अपने अभिभावक से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। मम्मी पापा से बैठ के पूछिए। चलिए अब आगे कहता है सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। ये ध्यान रखना है, कवक के बीजाणु कहाँ उपस्थित होते हैं, तो वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म दे देता है। मतलब कवक का बीजाणु जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, हवा में पाया जाता है। और ये जैसे ही किसी ऐसे पदार्थ पर बैठता है जो नम और उष्ण हो, तो वह अंकुरित होकर एक नए कवक का जन्म देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि पहेली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादप जंतु एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। यानी कि आपको याद रखना है, कवक और ईस्ट जो है ये क्या है, ईस्ट और छत्रक मशरूम क्या है, कवक है। लेकिन कुछ उपयोगी भी है तो कुछ अनुपयोगी भी है। अब कह रहा है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कह रहा है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ रहता है, आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटता है, उसको हम सहजीवी संबंध कहते हैं। मतलब दोनों साथ साथ रहता है। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण से सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन, ये अक्सर आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, जानते हैं कि लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, आपने पढ़ा होता था पीछे, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। ध्यान देना है,
कि कवक जो है शैवाल को रहने के लिए घर देगा, पानी देगा और पोषक तत्व देगा। बदले में शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। शैवाल में क्लोरोफिल होने के कारण वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना सकता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वो क्या करता है कि कवक जो है शैवाल के साथ रहता है और कवक जो है शैवाल को क्या देता है, तो घर देता है रहने के लिए, जल और पोषक देता है। यानी कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, कवक करता है। ठीक है, लेकिन ये काम ज़्यादा करता वो मायने नहीं रखता, दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहा है ये मायने रखता है। अब कहता है कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, तो कह रहे कि आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली के बगीचों में लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मिट्टी में क्यों डालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि आप पढ़ चुके हैं कि पादप मिट्टी से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं, NPK जिसको बोलते हैं, ये याद रखना है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मिट्टी को इन पोषक तत्वों में समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अब है कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। याद रख लेना है कि प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजनी पदार्थ है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन बहुत है, लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग पौधा खुद से नहीं कर पाता है। कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित करते हैं। विलेय मतलब लिक्विड, पानी के रूप में। ठीक है, विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यानी कि नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम, राइजोबियम का। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ध्यान रखना है कि राइजोबियम कहाँ पाया जाएगा, तो चना, मटर, मूंग, सेम ये सभी फलीदार पादपों में पाया जाता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है, यानी कि दलहनी पादप। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु का आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। पादप क्या करेगा, यानी कि जो फलीदार पादप होता है वो राइजोबियम को आवास और खाद्य प्रदान करता है, अतः इनमें सहजीवी संबंध होते हैं। यानी कि पादप और राइजोबियम में, यानी कि दलहनी पौधा और राइजोबियम में कैसा संबंध है, सहजीवी संबंध है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो खेत जिसमें चना, मूंग, दलहनी पौधे उगाए जाते हैं उसमें खाद की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी अन्य खेतों में होती है। क्यों? क्योंकि दलहनी पादप में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम जो है वो जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करता है। इस कारण से दलहनी पादप और राइजोबियम के बीच में कैसा संबंध है, सहजीवी संबंध है, जिस प्रकार लाइकेन के अंतर्गत शैवाल और कवक का संबंध है। अब आता है कि इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। ठीक है, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है? ध्यान रखना है, कीटभक्षी पौधा जो हम ऊपर पढ़े, घटपर्णी, सनड्यू, बटरफ्लाई, ये सभी क्या है, तो आंशिक विषमपोषी, यानी कि कुछ रूप से विषमपोषी भी है, दूसरे जीवों पर आश्रित होता है नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर हमारा मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब जो कुछ है वह है प्रमुख शब्द के रूप में। प्रमुख शब्द में क्या है, तो सबसे पहले स्वपोषी के बारे में हमने पढ़े, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध और कवक, ये सभी के बारे में हम पढ़े जो ऊपर के चैप्टर में था।
आपने क्या सीखा यानी कि पूरी सारांश है। ठीक है, इस चैप्टर की पूरी सारांश है जो कहता है कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करता है। फिर है कि हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग किस खाद्य संश्लेषण के लिए करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वो मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी होते हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। तो ये था आपका आखिरी का पॉइंट, और इसके बाद जो है ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। यहाँ आपको ये सवाल जवाब है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। इसका जो है आप चलिए यहाँ पर एक सवाल है जिसको आप बता के ही जाइए। अमरबेल उदाहरण है कि इसका स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी या परपोषी। ध्यान देना है परजीवी और परपोषी दोनों। अब आपको चलिए हम दो ऑप्शन कर दे रहे हैं, एक परजीवी और एक परपोषी। अब आप इसको कमेंट में आंसर बताएंगे। फिर है ख नंबर में कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादपों का नाम। देखिए यही सवाल अक्सर ये डायरेक्टली ये पूछा जाता है। अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, पिचर पादप या गुलाब। आप इसका भी आंसर बताओगे। क और ख, क का कौन सा होगा, ख का कौन सा होगा, या आप कमेंट में आंसर बताएंगे। यहाँ पर मिलान करना है। क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा, तो पत्ता में पाया जाएगा। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ये घटपर्णी में हो जाएगा। अमरबेल किस में हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। कीटभक्षी हो जाएगा आपका, एक मिनट गलती हो गया, नाइट्रोजन, हाँ ये वाली नाइट्रोजन आपका एक चेंज हो जाएगा। कीटभक्षी घटपर्णी हो जाएगा। जंतु जो है परपोषित हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाना है और नीचे में आयोडीन परीक्षण करना है जो हमने जाना था। इसको ये पादपों की जो रंग जानने के लिए आयोडीन परीक्षण करते हैं। फिर कहता है कि पौधे के स्वस्थ वृद्धि के लिए वहाँ प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का नियमन किस प्रकार होता है, जो जानना है। अब कह रहा है क्या आप जानते हैं, तो कह रहा है कि पादपों के लिए प्रकाश इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्तियों की वृद्धि अनेक प्रकार से होती है जिससे कि उन्हें अधिकतम प्रकाश ग्रहण करने की सुविधा हो। क्या हो, अधिकतम प्रकाश ग्रहण करने की सुविधा हो। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा समाप्त चैप्टर नंबर 1 क्लास 7। बात समझ गए। तो हमने क्या जाना, चैप्टर 1 के अंतर्गत पादपों में पोषण। कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण। तो यूं ही कंटिन्यू देखते रहेंगे, बने रहेंगे, समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। अभी के लिए आप जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना आंसर देते जाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।